24 जून 2026 को दक्षिण अमेरिका का एक देश वेनेजुएला जब वहां के लोग अपने घरों में काराबोबो युद्ध का राष्ट्रीय अवकाश मना रहे थे और फीफा वर्ल्ड कप का आनंद ले रहे थे, तभी शाम को 6:04 पर वेनेजुएला की धरती हिलने लगी और इस तरह 7.2 रिएक्टर स्केल का एक जोरदार भूकंप वेनेजुएला में आया। लेकिन ये एक बार नहीं बल्कि दोबारा वापस आया और 38 सेकंड पर वापस से 7.5 रिएक्टर का एक और जोरदार झटका वेनेजुएला में उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से उसका तटीय शहर ला गुएरा और राजधानी कराकस पर बहुत ज़्यादा जन और माल की हानि हुई। कई बिल्डिंगें गिर गईं, होटल तबाह हो गए और इस तरीके से वहां का एयरपोर्ट की छत भी आकर नीचे गिर गई। वेनेजुएला में इस तरीके से जुड़वा भूकंप का आना और इस तरह भूकंप के उत्पन्न होने का कारण क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस पर भी कि इसी के 26 मिनट के बाद जापान के तट पर भी भूकंप आया और वो भी 6.9 रिएक्टर का था। क्या जापान में आने वाला भूकंप और वेनेजुएला में आने वाला भूकंप में समानता है? क्या भूकंप जो उत्पन्न हुए हैं उसके तहत किस तरीके से वेनेजुएला को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? लगभग 235 लोगों की इस समय मृत्यु हो चुकी है और लगभग 4,300 लोग जो हैं वो इस भूकंप के कारण घायल हो चुके हैं और 40,000 लोग जो हैं वो अभी तक लापता हैं। लेकिन भारत सरकार ने अपना एक ऑपरेशन अमिस्ताद इसके लिए वेनेजुएला भेज दिया है, जिसके तहत C-17 जो प्लेन है वो वेनेजुएला के लिए रवाना हो गया है और इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल यूनिट भी रवाना कर दिया गया है। 35 टन की राहत सामग्री भारत ने भेजी है और इस तरीके से अमिस्ताद यानी कि ऑपरेशन दोस्ती का ये नाम दिया गया है, जो स्पेनिश शब्द अमिस्तास से बना हुआ है। और इस तरह भारत सरकार ने ये कहा है कि वो हमेशा वेनेजुएला के साथ है और जो भी परेशानी वेनेजुएला झेल रहा है उसमें वो डटकर उनके साथ खड़ा हुआ है। अब हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भूकंप आया कैसे, क्या कारण है भूकंप के आने के और वेनेजुएला में डबल भूकंप क्यों महसूस किए गए। चलिए, अगर हम बात करें तो इस समय वेनेजुएला में आने वाले भूकंप के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि इस समय भूकंप 2 बार आया और ये भूकंप 2 बार आया यानी कि जुड़वा भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए। 24 जून को 6:04 को रिएक्टर स्केल का 7.2 तीव्रता का एक भूकंप आया, लेकिन 38 सेकेंड के बाद वापस से 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप महसूस किया गया और इस तरह अर्थक्वेक का यानी कि जुड़वा भूकंप का आना ये बताता है कि वेनेजुएला में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से भूकंप के झटके पैदा हो रहे हैं। आखिर वेनेजुएला में ऐसा क्या है कि भूकंप एक बार नहीं बल्कि दो बार उत्पन्न हुआ है? अगर हम इसकी बात करें तो इसी क्रम में 26 मिनट के बाद 15,000 किलोमीटर की दूरी पर जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। जापान में भूकंप का आना पैसिफिक ओशन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराना है और इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि आखिर ये प्लेटें क्या हैं और इन प्लेटों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो 126 वर्ष बाद यानी कि लगभग 1900 में वेनेजुएला के तट पर भूकंप आया था जो कि 7.7 तीव्रता का था और इस तरह 7.5 तीव्रता का भूकंप आ जाना 126 वर्ष के बाद ये इस बात को बताता है कि अमेरिका और अटलांटिक ओशन में कुछ हो रहा है। सुनामी आ सकती है, भूकंप के और झटके महसूस हो सकते हैं। लोगों ने घरों से निकलकर पार्क में और खुले आसमान के नीचे रहना चालू कर दिया है और इस तरह अगर भूकंप के झटके लगातार आते रहे तो कैरिबियन सी में बनने वाले इस प्रेशर, इस दबाव के कारण शायद वेनेजुएला को और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन आखिर ये भूकंप आता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1912 में यानी कि 1912 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वेगनर और वेगनर महोदय ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
और महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के तहत उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस समय अर्थ के ऊपर जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप हैं, वो अपने जगह से सरक रहे हैं और इस तरह वो सरकते हुए या तो वो दूसरे महाद्वीप से टकरा रहे हैं या फिर वो दूसरे महाद्वीप से अलग हो रहे हैं जिससे नए समुद्रों का निर्माण हो रहा है, या फिर वो एक दूसरे को घिस रहे हैं और इस तरीके से ऊपर की क्रस्ट का हिलने के कारण जो है महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहे हैं। जब ये थ्योरी दी गई वेगनर के द्वारा तो कई लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया और इस थ्योरी को माना नहीं और मजाक में ले लिया और आगे चलकर 1916 में यानी कि 50 वर्ष के बाद एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था हैरी हैंस और हैरी हैंस ने वापस एक थ्योरी दी और हैरी हैंस ने ये थ्योरी देते हुए कहा कि इस समय जो ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें इस क्रस्ट के ऊपर बनी हुई हैं यानी अर्थ के ऊपर बनी हुई हैं और यही प्लेटें एक जगह से दूसरी जगह सरक रही हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर वाले भाग में एक हलचल उत्पन्न होती है और इसी हलचल के परिणाम स्वरूप भूकंप आते हैं। क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी कम थी इसलिए एक अनुमान के आधार पर यह लगाया गया कि शायद क्रस्ट का हिलना ही भूकंप के आने का कारण है। तो मैं आपको ज़्यादा इसको डीप में नहीं, एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद 1968 में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था मॉर्गन और मॉर्गन ने इस थ्योरी को और एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है जिसमें 7 जो हैं वो बड़ी प्लेटें हैं और लगभग 20 जो हैं वो छोटी प्लेटें हैं, लेकिन ये प्लेटों की संख्या 100 तक भी हो सकती है। और इस तरीके से मॉर्गन ने एक नई थ्योरी पैदा कर दी जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं और इस तरह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत इस बात को एक्सप्लेन कर दिया गया कि अर्थ का ऊपर का भाग सरक रहा है और ऊपर के इस अर्थ के भाग के सरकने पर भूकंप और समुद्र में सुनामी आती है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्लेटें क्या हैं और ये प्लेटें किस तरीके से एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही हैं और एक दूसरे से अलग होकर किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग होकर जो है इसकी वजह से इसमें जो ये घटनाएं हैं वो हो रही हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, अगर हम इस अर्थ की बात करें तो ये जो अर्थ है इस अंदर अर्थ के अंदर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा। अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और टेम्परेचर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि अर्थ के अंदर का जो ये भाग है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और अगर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो टेम्परेचर अर्थ के कोर में जाने पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और इतनी डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चीज़ ठोस रूप में नहीं रह सकती, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। यानी अर्थ अंदर से खोखली है और अंदर से यहाँ पर अर्थ जो है वो एक सेमी लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गई है और अर्थ के अंदर का जो ये फॉर्म है ये पूरी तरीके से गल चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और इस तरीके से यहाँ पर जो ये लिक्विड फॉर्म है इसको कहते हैं मैग्मा। अब ये मैग्मा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तप रहा है, यानी कि एक प्रेशर कुकर की तरह इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये मैग्मा क्या करेगा, ये मैग्मा प्रेशर जनरेट करेगा ऊपर की ओर और जब ये ऊपर की ओर प्रेशर जनरेट करेगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं दरार पैदा हो जाए, कहीं ना कहीं दरार पैदा हो जिससे ये मैग्मा बाहर निकल आए और इस तरह ये चारों तरफ अपना प्रेशर बनाना चालू करेगा। जब ये चारों तरफ अपना प्रेशर बनाना चालू करेगा तो अर्थ जो है, इस अर्थ का ऊपर वाला भाग जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो इस समय अर्थ का ऊपर वाला भाग जो है वो चेंज हो रहा है और इस तरह अर्थ के ऊपर वाले भाग में जो इसका ये वाला भाग जो है वो ऊपर वाला भाग जो है वो प्रॉपर तरीके से एक प्रकार से 100 किलोमीटर के दायरे में जो ये है इसे कहते हैं भूप्रपटी और इसे ही कहते हैं क्रस्ट।
यानी कि इस भाग पर ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, यानी अर्थ के ऊपरी वाली परत पर ये प्रेशर जनरेट कर रहा है, और इस प्रेशर के जनरेट करने की वजह से ये कई जगह से टूट गया है और कई जगह से इसमें दरारें पैदा हो गई हैं। और जब इसमें कई जगह से दरारें पैदा हो गई हैं तो ऐसे इस पर कई छोटी बड़ी प्लेटों का निर्माण हो रहा है, और छोटी बड़ी प्लेटों का निर्माण होने की वजह से अर्थ के इस ऊपर वाले भाग में 7 बड़ी बड़ी प्लेटें बन गई हैं। और इस तरह ये प्लेटें या तो एक दूसरे के डायरेक्शन की ओर मुड़ रही हैं, यानी कि जो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, इसके तहत ये महाद्वीप एक दूसरे की ओर टकरा रहे हैं, या फिर ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या फिर ये एक दूसरे को घिस रहे हैं। और इस तरीके से ये प्लेटें अपने अपने डायरेक्शन की ओर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से उनका एक फ्लो बन गया है। लेकिन आगे चलकर ये बताया गया कि ये डायरेक्शन जो है वो सिर्फ इन 7 बड़ी प्लेटों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई छोटी छोटी प्लेटें भी यहाँ पर बन चुकी हैं। और ये कई छोटी छोटी प्लेटों के बीच में भी एक प्रकार की दरार उत्पन्न हो चुकी है, और इस तरीके से इस दरार के उत्पन्न होने के कारण जो है यहाँ पर एक घटना घटित हो रही है। घटना ये घटित हो रही है कि जो ये दरार उत्पन्न हुई है, इस दरार के उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर एक प्रकार का भ्रंश बन गया है। एक प्रकार का भ्रंश यानी कि एक प्रकार की दरार बन गई है, और इसी दरार के बन जाने के कारण जो ये मैग्मा है, जब ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो जहां भी ये दरार कमजोर मिलेगी वहां पर ये सबसे ज़्यादा दबाव बनाएगा, और ये दबाव उस जगह पे बनाएगा जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे से या तो अलग हो रही होंगी या फिर वो एक दूसरे से मिल रही होंगी। और ऐसी कंडीशन में प्लेटों को सरकने की वजह से एक प्रकार का कंपन पैदा होगा, और यही कंपन जो है भूकंप पैदा करेगा। अब होगा ये कि जब ये प्लेटें एक दूसरे की डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगी या एक दूसरे से अलग होंगी, तो इसी के तहत में अर्थ के ऊपर वाले भाग में एक प्रकार की लहर जो है वो उत्पन्न होने लगेगी। मान लो ये ऊपर का एक क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये दूसरा क्रस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, यानी कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। जब ये एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो एक प्लेट ऊपर की ओर चढ़ जाएगी ये, और जो हल्की प्लेट है वो नीचे की ओर आ जाएगी। और इस तरीके से जब प्लेटें आपस में टकराएंगी, जैसे ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, जब आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर एक कंपन पैदा होगा। मैग्मा का प्रेशर यहाँ से जनरेट हो रहा है, ये मैग्मा का प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ से मैग्मा का प्रेशर आ रहा है, और इस तरीके से एक कंपन पैदा हो रहा है। और ये कंपन जब ये पैदा होगा तो जब ये क्रस्ट के वाले भाग पर जाएगा तब यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होंगे। वापस से दबाव कम होगा, वापस से जैसी दबाव कम होगा, और ये जो है आफ्टर शार्क, इसे हम कहते हैं आफ्टर शार्क, यानी लहरों का उठना। और आफ्टर शार्क जब उठेगा और जब ये क्रस्ट पर जाएगा तो ये पहला भूकंप आया, फिर इसका दबाव कम हुआ और वापस से ये ऊपर क्रस्ट पर आया और फिर से दबाव उत्पन्न हुआ, और इस तरह दूसरी बार अर्थक्वेक आया। वेनेजुएला में यही घटना हुई, और वेनेजुएला में जो आफ्टर शार्क यानी कि जो लहर उत्पन्न हुई वो एक बार उत्पन्न हुई, फिर कम हुई, और कुछ सेकंड बाद वापस से एक और भूकंप आ गया, और इस तरीके से 2 बार भूकंप की घटनाएं पैदा हुई। और नीचे से लावा जो है वो प्रेशर जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से दबाव उत्पन्न होने लगा, और इस तरीके से भूकंप की घटना घटित हो गई। धरती पर अगर देखा जाए तो 4 परतों से मिलकर बनी है, और सबसे बाहरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, और 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। साथ ही ये प्लेट नीचे गर्म लावा की परत है, और इसमें गर्मी दिन भर निकलती रहती है, यानी कि ये प्रेशर जनरेट कर रहा है यहाँ पे लावा, मैंने अभी बताया था ये प्रेशर जनरेट कर रहा है यहाँ पर, और दरार उत्पन्न हो रही है। जैसी दरार उत्पन्न होगी हलचल पैदा होगी, दबाव बनेगी, और वैसे ही मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। मूवमेंट जैसे ही होगा वहीं पर फॉल्ट लाइन यानी भ्रंश यानी दरार उत्पन्न हो जाएगा, और इस तरीके से जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ने लगेगी तो इसकी वजह से भूकंप का आना चालू हो जाएगा, और इस तरह
भूकंप जब आएगा तो सैकड़ों परमाणु बम की तरह एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो जितने भी मकान और भवन हैं ये सब के सब टूटने लगेंगे। और इस तरह धरती पर इस तरह की एनर्जी का आ जाना ही भूकंप के झटके देने के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप जब आया वेनेजुएला में तब जुड़वा भूकंप क्यों आया, इसको मैंने समझाया। यानी कि कभी कभी एक ही फॉल्ट लाइन पर दो बार प्लेटों के टूटने पर एनर्जी जनरेट होती है, और ऐसे में बड़े बड़े भूकंप एक साथ आते हैं। उनका एपी सेंटर भी पास होता है, यानी इसमें एपी सेंटर जो था वो मोरान शहर था, और इस तरह मोरान शहर पर इसका एपी सेंटर महसूस किया गया और एक दूसरे के बहुत ही करीब उत्पन्न हुआ। ऐसे में आफ्टर शार्क उत्पन्न होगी, जो किसी बड़े भूकंप के बाद एनर्जी की छोटी छोटी लहरें होंगी, लेकिन वापस से 20 से ज़्यादा आफ्टर शार्क जब पैदा होंगी तब ऐसी कंडीशन में एनर्जी वापस से रिलीज होगी, और वापस से जब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी रिलीज होने पर वापस से वहीं पर दोबारा भूकंप आएगा, और इस तरह दोबारा फॉल्ट लाइन पर इतनी तेज एनर्जी जब निकलेगी तो भूकंप जो है महसूस किया जाएगा। यहाँ पर दोबारा उसी फॉल्ट लाइन से इतनी तेज एनर्जी नहीं निकलती, लेकिन यहाँ पर निकली, और जब निकली तो वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में कुछ ही अंतर पर दूसरा भूकंप आ गया। वैसे होता नहीं है लेकिन ऐसा हुआ, और 38 सेकेंड के अंतर्गत ही दोबारा भूकंप आ गया। जुड़वा भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 0.2 से 0.5 के अंतर पर रहा, यानी कि 7.2 से लेकर 7.5। पहला भूकंप 7.2 का और सेकंड भूकंप 7.5 का रहा। अब ऐसी कंडीशन में हम वेनेजुएला की कंडीशन को देखते हैं। वेनेजुएला में दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। पहली प्लेट जो है वो है कैरिबियन प्लेट, और दूसरी प्लेट है वो है साउथ अमेरिकन प्लेट। हर साल दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व की ओर 1.2 सेंटीमीटर ये खिसक रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर बात की जाए तो यानी कि इस ओर जो है वो ये सरक रही है कितनी 1.2 सेंटीमीटर के हिसाब से, और यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट जो है वो स्थिर है, और जब वो स्थिर है तो ये प्लेट इस पर दबाव बना रही, जिसकी वजह से कई फॉल्ट बन गए हैं। जैसे वेनेजुएला में ओका फॉल्ट बना है, अनकॉन फॉल्ट बना है, एल पिलार फॉल्ट बना है, और बोकोनो फॉल्ट बना है। जहां बोकोनो फॉल्ट है वहीं पर इसका एपिसेंटर बन गया, और इस तरीके से ये आफ्टर शार्क गुजर रही है, यानी लहरें गुजर रही हैं, और लहरें गुजरने की वजह से कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के आपस में टकराने पर जो ये फॉल्ट बने हैं, इसी फॉल्ट में से बोकानो फॉल्ट पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा बनकर आई। और इस तरीके से आगे अगर हम देखें तो लगभग वेनेजुएला में जो जुड़वा भूकंप आया, इसने वेनेजुएला के उत्तरी तट यानी स्लिप फॉल्ट लाइन, जहां पर जमीन के दो हिस्से एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे, वहीं पर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हुई, और उत्तर में कैरिबियन प्लेट और दक्षिण में साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकरा गए, और कैरिबियन प्लेट हर साल सरक रही है, जिसके कारण 20 मिलीमीटर के हिसाब से सरकने के हिसाब से दबाव पैदा हो रहा है, और यही दबाव लगातार भूकंप पैदा कर रहा है। वेनेजुएला में ओको, एल और बोकानो फॉल्ट सबसे बड़ा है, और इस तरीके से देखा जाए तो भूकंप की मात्रा एक से दूसरे जाने में, यानी एक रिएक्टर प्लेन से रिएक्टर स्केल से दूसरे रिएक्टर स्केल जाने में 35 गुना यानी 32 गुना एनर्जी जनरेट होती है। पहली बात, रिएक्टर पर जब महसूस किया जाता है तो महसूस नहीं होता, सिर्फ मशीनें दर्ज करती हैं। सेकंड जब आता है तो पिछले स्तर पर 32 गुना यानी कुछ लोगों को हल्का कंपन महसूस होता है। थर्ड नंबर पर फिर से 32 गुना घर के अंदर बैठे लोग महसूस कर सकते हैं। चौथे पैर आएगा तो फिर 32 गुना, लेकिन खिड़कियां बर्तन हिलने लगेंगे। ऐसा दिल्ली में अधिकांशतः रिएक्टर पैमाने पर 3 और 4 के बीच में आता है, जब बर्तन ये हिलने लगते हैं। जब 5 रिएक्टर का आता है तो कमज़ोर दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, और जब 6 का आता है तो इमारतों को नुकसान होता है। 7 का आता है जो कि अभी वेनेजुएला में आया, भारी तबाही मचा के ले गया, और 8 नंबर पर शहरों में बड़ी तबाही हुई, पुल सड़कें टूट गईं, और इस समय
नाइन्थ का अगर आ जाए तो सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ विनाश होगा। समुद्र ऊपर उठेगा और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र के अंदर घुस जाएगा और इस तरह पानी का अंदर घुस जाना सुनामी का आ जाना है। और इस तरह 10 यानी 32 गुना होने पर इतिहास में अभी तक इस तरह का रिएक्टर स्केल का नहीं आया। अगर आ गया तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। एक बार ऐसा हुआ है जब जुरासिक पीरियड में जब एक एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था, तब भारत में ऐसे कई वर्ल्ड में ऐसे कई 10 रिएक्टर के ऐसे परमाणु बम जैसे भूकंप आए थे जिसने पूरे अर्थ को अनबैलेंस कर दिया था और इस तरीके से अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो गई थी और इस तरह उसे करोड़ों वर्ष लगे वापस से बनने में। और इस तरह 10 रिएक्टर का आना एक सुनामी नहीं बल्कि एक ऐसी तबाही है जो हमेशा के लिए अर्थ को तबाह कर देगी। भूकंप में 235 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, 4300 से लोग घायल हो गए हैं और 1821 के काराबोरो युद्ध का राष्ट्रीय अवकाश और वर्ल्ड कप मैच देखने वाले लोग जब घर में थे तभी भूकंप आ गया और 40,000 लोग लापता हो गए। और इस तरह लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान वेनेजुएला को हो गया है और वहां के राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने वहां पर आपातकाल लगा दिया है। यानी कि भारत जो है इस समय अगर देखें तो इस समय रिएक्टर पैमाने पर ये बहुत ही बड़ा भूकंप था और इस भूकंप ने इतनी तबाही मचा दी कि जिसकी वजह से जो है तबाही मचा दी जिसकी वजह से पूरे वेनेजुएला का कराकस शहर, ला गुएरा का तटीय क्षेत्र और एयरपोर्ट जो है वो तबाह हो गए। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी वेनेजुएला को राहत सामग्री भेजने के लिए अपना एक ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है। अमिस्ताद स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्ती और वेनेजुएला से अपनी दोस्ती बताते हुए, मित्रता का अटूट संबंध बताते हुए जो है भारत सरकार ने C-17 विमान भेजे हैं और इस तहत भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल यूनिट भेजा गया है। 35 टन से ज़्यादा राहत सामग्री भेजी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वेनेजुएला के साथ भारत खड़ा हुआ है, उसके राहत बचाव के साथ खड़ा हुआ है और जब भी वेनेजुएला पर अगर ऐसा संकट है तो भारत सरकार हर संभव उसकी मदद करेगा। और इस तरह भारत ने यह बता दिया कि पूरा विश्व एक अटूट मित्रता में बंधा हुआ है और एक देश पर आने वाली आपत्ति पर सभी मुल्क, सभी देश खड़े हो जाएंगे और जितना हो सकता है उसकी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी, इंदुपुरी, भोपाल से जय हिंद, जय भारत।